बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर फवाद ताहिर कैकाउस। वेलकम टू स्पाई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बेशुमार दफ़ा पेपर की जीनत बना है, व्हीटस्टोन ब्रिज, उसको डिस्कस करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार आर्टिकल है और इसकी टोटल बेस केवीएल है, किरचॉफ रूल, किरचॉफ वोल्टेज रूल, सेकंड रूल। अगर वो आपको अभी तक नहीं ना आया तो ये आपको बहुत तंग करने वाला है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको केवीएल को बेहतरीन तौर पर समझाने की कोशिश की, उसकी प्रैक्टिस भी करवाई और आपसे कहा कि इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। आज हम फिर से केवीएल की ही प्रैक्टिस करेंगे। कहने को तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन है असल में इसके अंदर सारा केवीएल ही। व्हीटस्टोन एक बहुत ही फेमस फिजिस्ट का नाम है, जिसने एक ऐसा सर्किट डेवलप किया जिसके अंदर 4 रेजिस्टेंसेस लगती हैं एक गलवानोमीटर के साथ, एक स्पेशल ऑर्डर में लगाई जाती हैं और उसका एक स्पेशल रिजल्ट आता है जो कि उन्हीं 4 रेजिस्टेंसेस को आपस में रिलेट करता है। इसका रिलेशनशिप के अंदर 4 रेजिस्टेंसेस का नाम आता है, जिनमें से 3 नॉन होती हैं और एक अननोन होती हैं। तो यहीं से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा सर्किट है जिसको एक स्पेशल डिज़ाइन करके बनाया गया कि उसके अंदर से अगर आपको कोई अननोन वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप बड़े आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उसका एक प्रिंसिपल है, उसकी एक शर्त है, उसके काम करने का असूल है। यही सब चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कस करनी है। सो व्हीटस्टोन ब्रिज एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, an electrical circuit which consists of 4 resistances out of which 3 are known and 1 is unknown। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरह का हमारे पास एक सर्किट, एक स्पेशल मैश बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने 4 रेजिस्टेंसेस लगाई हैं, R1, R2, R3, R4, और एक ख़ास तरतीब से लगाई हैं। और नोड्स बी और डी के दरमियान में गलवानोमीटर है, यानी कि वर्टिकल नोड्स के दरमियान में आपने गलवानोमीटर लगाना है, और जो हॉरिजॉन्टल नोड्स हैं ए सी, इनके दरमियान में आपने बैटरी को अटैच करना है। बस ये छोटा सा सर्किट है। केवीएल के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो क्या कहता है कि आपने बैटरीज को काउंट करना है। अब यहाँ पे लगी ही एक बैटरी है तो करंट उसी की वजह से ही होगा। बहुत ही आसान तरीका, देखें क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम को देखें। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव है, तो करंट ने एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो आप देख रहे हैं जो मैंने आपको सिखाया था कि अगर करंट क्लॉकवाइज है तो सभी में क्लॉकवाइज होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो सभी में एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब चूंकि सर्किट के अंदर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप देख रहे हैं उसने तमाम लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज ही लिए हैं। और इसके अंदर कितने लूप्स हैं, कौन बताएगा? 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं, 1 है। तो आपको याद होगा मेरी लास्ट डिस्कशन, मैंने कहा था सर्किट्स के कुछ हिस्से होते हैं, उनको लूप्स कहते हैं। तो एक हिस्सा मेरा बेटा ये है, इसको मैं लूप 1 कह देता हूं। इसमें चलने वाले करंट को मैंने I1 कह दिया। एक हिस्सा मेरे पास ये है जिसको मैं लूप 2 कह देता हूं। इसके अंदर चलने वाले करंट को मैंने I2 कह दिया। और एक हिस्सा मेरे पास ये है जो ये M सा बना हुआ है, इसको मैं लूप 3 कह देता हूं, और इसके अंदर चलने वाले करंट को मैं I3 कह देता हूं। तो इस तरह से आपके पास दिखने में तो ये 3 लूप हैं, लेकिन अगर आपने मेरी बात को सुना होगा, समझा होगा, तो आप मुझे कहेंगे सर ये कंप्लीट सर्किट के अंदर भी तो कंटिन्यूस करंट चल रहा है, तो वो भी तो एक लूप है। एक्चुअली इसके 4 लूप हैं, लेकिन फॉर द वर्किंग पर्पस हम यहाँ पर 3 लूप कंसिडर कर रहे हैं। और आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की खूबसूरती बताता चलूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज में हम तीनों लूप्स को कंसिडर नहीं करते, 2 को करते हैं। वो भी कौन से 2? जिसके दरमियान में गलवानोमीटर लगा हुआ है। अगर आप डायग्राम देखें तो गलवानोमीटर लूप नंबर 1 और 2 के दरमियान में लगा है, इसलिए हम इन्हीं दोनों लूप्स के ऊपर केवीएल लगाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। हमें किसी और पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं। बेटा मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज की सर्किट डायग्राम में शो की है, जिसके अंदर 4 रेजिस्टेंसेस 1 2 3 4 लगे हैं और एक फॉर्म ऑफ अ मैश एक सर्किट बनाते हैं A B C D। ए
लूप बन जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमिन अननोन रेजिस्टेंस इफ द थ्री रेजिस्टेंसेस आर नोन, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। बैटरी को हमने कनेक्ट किया है ए और सी के दरमियान, और एक गल्वानोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस आर जी है उसको कनेक्ट किया है बी और डी के दरमियान। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, वर्टिकली आप लोगों ने गल्वानोमीटर लगाना है, हॉरिजॉन्टली आप लोगों ने बैटरी लगानी है। टर्मिनल्स के नाम जो मर्जी रख लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्विच को जब क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, और हमें डिटरमिन करनी है वो कंडीशन। अब मैं बात करने लगा हूं कि मैंने कहा था ना व्हीटस्टोन ब्रिज के काम करने का असूल है, वो असूल ये है कि कोई भी करंट गल्वानोमीटर में से फ्लो ना करे इवन आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। यानी कि हम स्विच क्लोज भी कर दें तो तब भी इसके अंदर करंट फ्लो ना करे। आप कहेंगे सर ये कैसी अजीब बात आप कर रहे हैं कि बैटरी भी लगी हुई है, स्विच भी क्लोज है, और हम फिर भी कह रहे हैं गल्वानोमीटर करंट की डिटेक्शन नहीं दे रहा। बेटा ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है ये देखिए, मैं आपसे सवाल करता हूँ। ये मेरे पास एक वायर है, नॉर्मली जब इसमें से करंट चलता है यहाँ पर पोटेंशियल और होता है, यहाँ पर गुजरने के बाद पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता है, तो पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाता है। नोट करना मेरी बात, पोटेंशियल में डिफरेंस आ गया तो करंट है। अगर यहाँ पर भी पोटेंशियल 5 वोल्ट है, यहाँ पर भी पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो बताओ क्या इसमें करंट चलेगा? नहीं चलेगा, बिकॉज पोटेंशियल्स आर सेम, और जब पोटेंशियल सेम होते हैं तो करंट नहीं चलता। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ये गल्वानोमीटर लगा है, अगर हम इस टर्मिनल बी के ऊपर और इस टर्मिनल डी के ऊपर पोटेंशियल्स को एक जितना कर दें, इफ वी मेक द पोटेंशियल्स अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द गल्वानोमीटर सेम, देन देयर इज नो करंट थ्रू द गल्वानोमीटर। तो पॉसिबल है। अब कैसे करेंगे वो, हम ये जो 4 रेजिस्टेंसेस लगी हैं इनकी वैल्यूज़ को इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे, ये प्रैक्टिकली करेंगे, इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि पोटेंशियल सेम हो जाए। तो ये पॉसिबल है, यही हमने करना है। तो अब आइए बेटा, हम इसके लिए हम किरचॉफ का सेकंड रूल अप्लाई करते हैं। उसके लिए वही बातें जो मैंने आपको बताई थी। लूप 1 ABDA है जो मैंने आपको शो किया पहले, लूप 2 DCBD है जो मैंने आपको शो किया, और लूप 3 ADCA है। ओके हो गया बेटा। अब चूंकि एक ही सोर्स है तो करंट इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। डायग्राम से क्लियर है, लूप 1 में I1, लूप 2 में I2, लूप 3 में I3। अब हम लूप 1 पे और लूप 2 पे KVL अप्लाई करने लगे हैं, बिल्कुल वैसे ही जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। आप तमाम बच्चे लूप 1 पे निगाहें रखेंगे और बताएंगे इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं जी, R1 गल्वानोमीटर और R3। तो मैंने तीनों के पोटेंशियल्स का सम 0 कर दिया, इनके नाम रख दिए। V1 का मैंने R1 का बोला, V2 मैंने RG यानी कि गल्वानोमीटर का, V3 R3 का। बेटा जब मैं इनकी वैल्यू लिखूंगा ध्यान से, लूप 1 में करंट चल रहा है I1 और R1 का पोटेंशियल होगा -I1 R1, जो कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, क्योंकि रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल में ड्रॉप आना है, माइनस साइन आना ही आना है। आगे बेटा जरा गल्वानोमीटर को देखिए, गल्वानोमीटर क्या कॉमन एलिमेंट है? क्योंकि ये लूप 1 और लूप 2 दोनों का हिस्सा है, तो नेट ऑफ करंट लेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करना होगा। चूंकि हम लोग लूप 1 पे KVL अप्लाई कर रहे हैं, I1 I2 से बड़ा होगा, तो नेट ऑफ करंट निकलेगा I1 माइनस I2। इसलिए मैंने यहां पर I1 माइनस I2 इंटू RG लिख दिया है, अकॉर्डिंग टू V इज इक्वल टू IR। माइनस क्यों? ये गल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है, जहां पर रेजिस्टेंस होगी करंट का ड्रॉप होना है, सिंपल। अब जरा R3 को देखें, R3 भी कॉमन एलिमेंट है लूप 1 और लूप 3 में, तो फिर नेट ऑफ क्या होगा? I1 माइनस I3। तो मैंने यहां पे लिख दिया I1 माइनस I3। अब चूंकि ड्रॉप होना है तो माइनस साइन आएगा। तो अब मैं इसको सिंपल सा ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा, मेरे पास ये एक इक्वेशन डेवलप हो जाएगी जो मैंने लूप 1 को सोल्व करके निकाली है। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस लेक्चर को भी ध्यान से देखना है, तो ये लेक्चर बड़ा इजी हो जाएगा। लो जी, अब हम लूप 2 पे अप्लाई करने लगे हैं। ये है जी हमारा लूप 2। कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? 3।
तो तीनों का पोटेंशियल्स का सम 0, इनके नाम रख लीजिए, V1 R2 का है, V2 R4 का है, V3 RG का है। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कह चुका हूं, जिसका जो मर्जी नाम रखें कोई इशू नहीं पड़ने वाला। R2 हमारे पास होगा बेटा -I2 R2। R4 को देखें, ये लूप 2 और लूप 3 का हिस्सा है, तो नेट ऑफ करंट हमारे पास कितना निकलेगा, I2 -I3 इंटू R4। और गैल्वानोमीटर हमारे पास 1 और 2 का हिस्सा है, तो हमारे पास निकलेगा I2 -I1। पहले मैंने I1 -I2 बोला था क्योंकि वो लूप 1 के लिहाज से था। अब मैं I2 -I1 कर रहा हूं क्योंकि ये लूप 2 के लिहाज से है। तो हमारे पास आ जाएगा I2 -I1 इंटू RG, साथ में माइनस क्योंकि रेजिस्टेंस है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और एक नई इक्वेशन डेवलप हो जाएगी। लिहाजा लूप 1 और लूप 2 को सोल्व करते हुए हमारे पास ये दो इक्वेशंस आती हैं। अब आ जाएगी वो बात जब हमने स्टार्टिंग में देखी कि हमें गैल्वानोमीटर में से 0 करंट पास करवाना है। बेटा यहां पर इस चीज को बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवाल है, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और बास टीचर्स इसको बैलेंसिंग ऑफ ब्रिज भी कहते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल या बैलेंसिंग ऑफ ब्रिज वो क्या है? एडजस्ट द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस सच दैट नो करंट पासिस थ्रू द गैल्वानोमीटर और मेक पोटेंशियल अक्रॉस द गैल्वानोमीटर सेम सो दैट नो करंट पासिस थ्रू द गैल्वानोमीटर। दोनों में से जो मर्जी कह दीजिए, ये दोनों ही सही हैं। सो ये हम पहले भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं और इस पॉइंट पे आपने इसको बताना भी है क्योंकि हमने अब इसी की प्रिंसिपल के ऊपर उसको बनाना है। तो हमारे पास क्योंकि गैल्वानोमीटर 0 हो जाएगा, क्या मतलब है इसका कि I1 -I2 0 होगा, यानी कि I1 = I2। सर्किट को गौर से देखें, गैल्वानोमीटर में से दो करंट जा रहे हैं, एक I1 और दूसरा I2। अगर गैल्वानोमीटर का करंट 0 है, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन 0 कर रहा है, तो दोनों I1 और I2 बराबर होंगे, बिकॉज गैल्वानोमीटर में से I1 ऊपर की जानिब जा रहा है और गैल्वानोमीटर में से I2 नीचे की जानिब जा रहा है। तो ये I1 और I2 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो गैल्वानोमीटर का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर डिफ्लेक्शन 0 होगी और पोटेंशियल्स सेम हो जाएंगे। तो अब ये जो I1 और I2 है, जो पीछे इक्वेशंस हमने लिखी थी, जहां जहां पर 1 है वहां वहां पे 2 कर दें, या जहां जहां पर 2 है वहां वहां 1 कर दें, कोई सा एक काम करना है बेटा। तो मैं इसको बैलेंसिंग ऑफ ब्रिज कह रहा हूं, इसको अप्लाई कर रहा हूं। तो बेटा जहां जहां पे 1 था मैंने वहां वहां पे 2 कर दिया, 1 के अंदर भी और 2 के अंदर भी। जब मैं ऐसा करूंगा तो ये मेरे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इक्वेशन मेरे पास रिड्यूस हो जाएंगी ये। तो जो अब प्रिंसिपल को अप्लाई करने के बाद जो नई इक्वेशंस आएंगी वो ये आएंगी। अब बेटा इनको थोड़ा सा रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करना है कि मैं दोनों में से एक एक टर्म्स को उठाकर ऑपोजिट साइड पे ले गया। अब मैं इन दोनों को कर दूंगा डिवाइड। जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बेटा ये इक्वेशन आएगी, क्योंकि डिवाइड करने के बाद यहां पर हमारे पास डिवाइड का सिंबल आएगा, I2 से I2 कट जाएगा, इससे ये कटेगा तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा ये रिजल्ट। दिस इज द वेरी फेमस इक्वेशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि R1 ओवर R2 = R3 ओवर R4। यानी कि इनमें से आपको कोई भी 3 बता दी जाए, चौथी आप निकाल लेंगे, ये है वो रिलेशनशिप। और मैं आपको एक बड़ी ही अहम बात बताऊं, रेजिस्टेंसेस आप जिस मर्जी ऑर्डर से लगाएं, आपका आंसर सेम आएगा। आपका आंसर सही कैसे होगा, कैसे पता लगेगा? इस डायग्राम को और इस रिजल्ट को गौर से देखें। आपने देखना है कि आमने सामने वाली रेजिस्टेंसेस कौन सी लगाई हुई हैं। R1 के सामने कौन सी है? R2। तो देखिए उन दोनों की रेशो होगी। R3 के सामने कौन सी है? R4। तो देखिए उन दोनों की रेशो होगी। यानी कि आमने सामने वाली जो रेजिस्टेंसेस होंगी रेशो भी वही आएगी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मींस अगर मैं इसको R1 की बजाय R4 कर देता हूं, इसको मैं R1 ले लेता हूं, इसको मैं R3 कर देता हूं, इसको मैं R2 कर देता हूं, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? मेरे पास रिजल्ट आएगा R4 ओवर R1 = R3 ओवर R2। आप बेशक करके देख लीजिए बेटा, यही आपके पास रिजल्ट आएगा। सो ये आपके पास आपको चेक करने का तरीका है। रेजिस्टेंसेस जहां पर जो दिल करता है लगाएं। बैटरी को
क्लॉकवाइज लगाएं करंट को या एंटी क्लॉकवाइज लगाएं, नोड के जो मर्जी नाम ले लें, आपको सिर्फ केवीएल आना चाहिए। अगर आपको केवीएल आता है तो वो जो सा मर्जी सर्किट आपको दे दे, आप उसको चुटकियों में कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये अगेन हम लोगों ने आज केवीएल की प्रैक्टिस की है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में अगेन आप लोगों को केवीएल की प्रैक्टिस करवाऊंगा, और वो एक्सरसाइज के हमारे पास लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स हैं जो कि अक्सर स्टूडेंट्स उनको छोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो न्यूमेरिकल्स हमारे पास, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल करवाई, बिल्कुल वैसे ही हैं। उसमें हम एक एडिशन काम सीखेंगे कि हम पावर निकालना सीखेंगे। एक तो हम करंट तो निकालेंगे I1 और I2, साथ में पावर भी निकालेंगे। वो फॉर्मूला है ना I²R जो हमने पीछे पढ़ा था। तो इस तरह से ये जो हमारे पास एक रिलेशन निकलता है R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4, ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का रिलेशनशिप है। और ये कब होगा? जब आपको 3 नॉन वैल्यूज़ होंगी और चौथी अननोन होगी, और चौथी इसमें से कोई सी भी हो सकती है। इसी आर्टिकल का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपकी एक्सरसाइज के अंदर है कि व्हाट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हाट इज़ इट्स प्रिंसिपल, वो भी आप अब आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास इस चैप्टर का ये सेकंड लास्ट यूँ समझ लीजिए कि लॉन्ग क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक इसका तो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपकी एग्जांपल्स की, एंड देन उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को एक आर्टिकल जो लास्ट है पोटेंशियोमीटर, वो करवाऊंगा। और मुझे याद है मैंने आपको पीछे एक रियोस्टेट आर्टिकल नहीं करवाया। वो बेटा इसलिए नहीं करवाया था कि पोटेंशियोमीटर के अंदर ही मैं रियोस्टेट बता दूंगा, क्योंकि उसकी जो वर्किंग है वही पोटेंशियोमीटर की वर्किंग्स में से वर्किंग है। पोटेंशियोमीटर के मल्टीपल पर्पस हैं, वो सारे पर्पस हम देखेंगे, और उन मल्टीपल पर्पसेस में से 2 पर्पसेस हैं जो रियोस्टेट के हैं, तो वो उसी के अंदर हो जाएंगे। सर्किट भी उसी का बनाएंगे, वर्किंग भी उसी का होगा। तो एग्ज़ाम में जो आपसे रियोस्टेट पूछेगा तो वो पोटेंशियोमीटर वाला आर्टिकल ही जो होगा उठा के वहाँ लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एग्जांपल्स के साथ मिलेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। मैं फिर बता दूं, केवीएल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अगर आपने इसको स्किप किया तो आप ना एग्जांपल्स कर पाएंगे, ना आप इसकी वो न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है बेटा। इंशाल्लाह हम लोग अब कल मिलेंगे। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।